नमस्कार साथियों, मेरा नाम गुलेंद्र पटेल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत सैमुअल टेलर कॉलरिज को लेकर उपस्थित हूँ। तो साथियों, समय न लेते हुए हम लोग सीधे शुरू करते हैं कॉलरिज के बारे में पढ़ना। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोगों ने प्लेटो, अरस्तुत, लोनजाइनस, ड्राइडन और विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल ब्लेड्स पर बातचीत कर ली है। ये अलग अलग रिकॉर्डिंग्स अपलोड हैं यूट्यूब पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 से लेकर 1834 ईस्वी तक इनका समय है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तकों में वर्ड्सवर्थ के साथ कॉलरिज का नाम भी बहुत ही आदर से लिया जाता है। उन्होंने अपना जीवन कवि के रूप में आरंभ किया, किंतु शीघ्र वे काव्य रचना से विरत होकर दर्शन मनोविज्ञान और साहित्य समीक्षा की ओर उन्मुख हो गए। उन्होंने आलोचना को दर्शन और मनोविज्ञान से संबद्ध किया। उनका अध्ययन व्यापक और गंभीर था। उस समय तक विकसित विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिस तक उनकी पहुंच न हो। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 की रचना है। उनकी प्रमुख आलोचना कृति है, यानी सेम कॉलरिज की, जिसमें दर्शन और साहित्य समीक्षा का संयोग स्पष्ट दिखाई देता है। शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ उनके प्रिय कवि थे और उनकी रचनाओं के गंभीर अनुशीलन के आधार पर उन्होंने अपने आलोचना प्रतिमानों का विकास किया। अपने आलोचना कर्म द्वारा वे रचना के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने सृजन प्रक्रिया तथा कवि प्रतिभा की तलस्पर्शी व्याख्या की और कल्पना को स्वच्छंदतावादी साहित्य के बीज शब्द के रूप में प्रतिष्ठित किया। ऊपरी तौर पर अव्यवस्थित दिखाई देते हुए भी उनके आलोचना साहित्य में जगह जगह सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के संकेत हैं। इन्हीं अंतर्दृष्टियों की वजह से उन्हें अरस्तुत और लोनजाइनस के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आलोचक माना जाता है और उनकी आलोचना कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया को अंग्रेजी में आलोचना का सबसे महान पुस्तक की संज्ञा दी गई है। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज चूंकि समसामयिक थे, मित्र थे और उनकी काव्य चेतना का विकास साथ साथ हुआ था, अतः उनका युग और परिवेश प्राय एक जैसा था। परिवेश की इस समानता की वजह से उनके विचारों में समानता होना स्वाभाविक था। दोनों ने फ्रांसीसी क्रांति और मानव प्रगति के दृढ़ समर्थक के रूप में अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी। आगे चलकर कदाचित उत्पीड़न की आशंका से उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को यद्यपि खुला समर्थन देना बंद कर दिया, किंतु अपने सबसे सृजनात्मक दौर में उनकी मानव प्रगति और लोकतंत्रवादियों में अविचल आस्था रही। दोनों राजतंत्र और अभिजात वर्ग के विरोधी थे और उच्च वर्ग की व्यापारिक सभ्यता को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अपने कृतित्व के सबसे सृजनात्मक आचरण में दोनों बेकेन, लॉक, ह्यूमन, हार्टेल और गार्डविन की भौतिकवादी उग्र सुधारवादी परंपरा से प्रभावित थे। इन दार्शनिकों के विचार एक जैसे नहीं थे, किंतु ये सभी एक सामान्य परंपरा के अंग थे और इस परंपरा में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों की आस्था थी। जमींदार अभिजात वर्ग के विरोध ने उन्हें शासक वर्ग की संस्कृति का विरोधी बना दिया था। नव्य शास्त्रवादी काव्य भाषा और काव्य सिद्धांतों की दोनों ने ही कटु आलोचना की थी और यह प्रकारांतर से अभिजात वर्गीय संस्कृति का विरोध था। अपने बौद्धिक विकास के एक चरण में दोनों के विचारों में काफ़ी हद तक समानता थी। दोनों में मुख्य अंतर यह था कि वर्ड्सवर्थ कवि बड़े थे, जबकि कॉलरिज की विश्लेषण प्रतिभा अधिक प्रखर थी। अपनी साहित्यिक चेतना के विकास के आरंभिक चरण में वर्ड्सवर्थ
की भांति कार्लरीज पर भी सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति का था। सन 1798 में कार्लरीज ने एक कविता लिखी, फ्रांस एन ओड। इसमें उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का खुला समर्थन किया। हालांकि उन दिनों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था। फ्रांसीसी राजक्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का संदेश दिया था, किंतु फ्रांस अपने उपनिवेश बना रहा था और इंग्लैंड भी पूरे जोर शोर से साम्राज्यवाद के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। अन्य स्वतंत्रतावादी कवियों की तरह कार्लरीज ने भी उपनिवेशवाद की कटु आलोचना की। 1798 में ही अपनी एक अन्य कविता फियर इन सॉलिट्यूड में उन्होंने ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया। 1799 में उन्होंने वर्ड्सवर्थ को यह सुझाव दिया कि वे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अधोगांत छंद यानी कि ब्लैंक वर्ष में एक कविता लिखें। इस कविता में क्रांति के बाद जो मोहभंग का वातावरण व्याप्त हो गया है उसके खिलाफ संघर्ष का संदेश रहे। साथ ही उनका प्रयास था कि रूसो आदि स्वप्नदर्शी दार्शनिकों के प्रति जो एक प्रकार की घृणा की भावना पैदा हो गई है वह दूर हो। धीरे धीरे वर्ड्सवर्थ और कार्लरीज दोनों का संभवतः उत्पीड़न की आशंका से फ्रांसीसी क्रांति के प्रति उत्साह कम होता गया। प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने बुद्धिजीवियों के खिलाफ यह माहौल बनाया कि जो लोग फ्रांस के खिलाफ युद्ध के समर्थक नहीं हैं वे देशद्रोही हैं। अभिजात वर्ग के लोग वर्ड्सवर्थ को विशेष रूप से शक की निगाह से देखते थे, क्योंकि वे फ्रांस के प्रति सहानुभूति रखने के साथ गणतंत्रवादी थे, गार्डविन के शिष्य थे और नास्तिक थे। उनके पीछे जासूस लगा दिए गए थे। इसलिए वर्ड्सवर्थ लोगों से चर्चा करते समय हर विषय पर बात करते थे, लेकिन राजनीति के बारे में भूलकर भी चर्चा नहीं करते थे। एक बार कार्लरीज ने पड़ोस के एक जासूस चाटुकार को किसी से कहते सुना, जहाँ तक कार्लरीज का संबंध है उससे कोई विशेष हानि नहीं है। वह ऐसा घनचक्कर है कि उसके मन में जो कुछ आए बक देता है। किंतु यह अर्थात वर्ड्सवर्थ यह तो छिपा हुआ गद्दार है। यह तो इस विषय में कोई बात ही नहीं करता। बायोग्राफी लिटरेरिया पृष्ठ संख्या 202 से 3 पर यह कथन है। कार्लरीज के एक मित्र थे थेलवाल। 19 अगस्त 1797 के एक पत्र में कार्लरीज ने उन्हें सूचित किया कि अभिजात वर्ग के लोग वर्ड्सवर्थ तक को उत्पीड़ित करने के लिए कृत संकल्प हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में वाणिज्य गतिविधियों की वजह से जो नैतिक पतन फैल रहा था उसके प्रति कार्लरीज ने गहरी चिंता व्यक्त की थी। वर्ड्सवर्थ भी साहित्यिक अभिरुचि भ्रष्ट होने का मूल कारण इन वाणिज्यिक गतिविधियों को ही मानते थे और अपने प्रसिद्ध आमुख में उन्होंने इसका उल्लेख भी किया था। कार्लरीज लोगों के बड़े शहरों में इकट्ठे होते जाने के खिलाफ थे। उनका कहाँ चला गया मित्रों? देखिए थोड़ा घटक गया, खिलाफ थे। ठीक मित्रों, हम यही शुरू करते हैं। वर्ड्स और कार्लरीज चूंकि समसामयिक थे, ठीक 99 पुनः हम यहाँ से याद ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में वाणिज्य गतिविधियों की वजह से जो नैतिक पतन फैल रहा था उसके प्रति कार्लरीज ने गहरी चिंता व्यक्त की थी। वर्ड्सवर्थ की साहित्यिक अभिरुचि भ्रष्ट होने
इन्हें का मूल कारण इन वाणिज्य गतिविधियों को ही मानते थे। अपने प्रसिद्ध आमुख में उन्होंने इसका उल्लेख भी किया। कॉलेज लोगों के बड़े शहरों में इकट्ठे होते जाने के खिलाफ थे। उनका सपना अमेरिका जाकर एक ऐसी बस्ती बसाने का था जिसमें असमान आर्थिक संबंधों का कोई स्थान न हो, क्योंकि सभी बुराइयों का स्रोत संपत्ति है। वे लिखते हैं, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति का यथार्थ स्रोत है संपत्ति। अस्थिरता, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति का यथार्थ स्रोत है संपत्ति। हर अच्छी चीज के साथ मिलकर यह उसे विषाक्त कर देती है। निसंदेह यह सभी बुराइयों की जड़ है। ठीक है, थेलवाल के नाम जो पत्र लिखे थे 13 मई 1796 का पत्र है, उसमें ऐसा कॉलेरिज कहते हैं। कॉलेरिज धर्म के मामले में पर्याप्त सहिष्णु थे। कॉलेज धर्म के मामले में पर्याप्त सहिष्णु थे। उनके भाई पादरी थे और उनके पिता पादरी रहे। स्वयं उन्होंने भी थोड़े बहुत धर्मोपदेश दिए थे, किंतु वे पादरी वर्ग से घृणा करते थे। उनके अनेक ऐसे मित्र थे जो नास्तिक थे। ऐसे ही एक मित्र थे थेलवाल। अपने अनेक पत्रों में उन्होंने अपने आप को निष्ठावान मसीही कहा है, किंतु वे कैसे मसीही थे इसका पता थेलवाल के नाम उनके एक पत्र जनवरी 1801 से पता चलता है। उसमें कॉलेरिज लिखते हैं कि धर्म के मामले में आपने मुझे पूरी तरह गलत समझा है। आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, दोस्तों को प्यार करते हैं, आप प्रकृति को प्यार करते हैं और मानव जाति की प्रगति में आपको आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है। यही सच्चा धर्म है। पवित्र पुस्तक यानी बाइबिल की ऐतिहासिक विश्वसनीयता या अविश्वसनीयता के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अलौकिक ईश्वर या व्यक्तिगत ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं या नहीं, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सब जादुई लालटेनों के चित्र भर हैं। मैं अपना धर्म निभाता हूँ, आप अपना। कॉलेरिज की आरंभिक शिक्षा क्राइटस हॉस्पिटल स्कूल में हुई। इस स्कूल के प्राध्यापक थे जेम्स बोयर, जो उन्हें अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनकी यह मान्यता थी कि कविता का भी अपना एक तर्क होता है जो विज्ञान की तरह ही सुनिश्चित किंतु विज्ञान की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। बोयर ने उन्हें यह सिखाया कि जो कवि सही माने में महान है, उनमें हर शब्द ही नहीं, हर शब्द की स्थिति का भी कोई न कोई कारण होता है। यदि किसी बात को पूरी गरिमा और शक्ति के साथ सीधे सादे शब्दों में व्यक्त किया जा सके तो रूपक के प्रयोग से यथासंभव बचना चाहिए। बायोग्राफिया लिटरेरिया अध्याय 1 में आप इस कथन को देख सकते हैं। बोयर की शिक्षा आगे चलकर काव्य रचना और आलोचना प्रतिमानों के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध हुई। जब कॉलेरिज 15 वर्ष के भी न थे तो उन्हें तत्वमीमांसा और धर्मशास्त्रीय विवाद का चस्का लग गया और कुछ अच्छा ही न लगता था। इतिहास ही नहीं, कविता और उपन्यास से भी रुचि होने लगी। इस प्रवृत्ति से उनकी प्रतिभा और शैक्षणिक प्रगति को काफ़ी आघात पहुंचा। इन्हीं दिनों बाउल्स की कविताओं का एक संग्रह उनके हाथ लगा। इन कविताओं ने उनकी सौंदर्य चेतना को फिर से जागृत किया। कल्पना, प्रकृति और रूप तथा ध्वनियों के संसार में उन्हें फिर से आकर्षण दिखाई देने लगा। बाउल्स में पहली बार उन्हें हृदय यानी भाव और बुद्धि यानी विचार का वह सामंजस्य दिखाई दिया जो मौलिक प्रतिभा की महत्वपूर्ण विशेषता है। कॉलेरिज के अनुसार 18वीं सदी की काव्य परंपरा में वह पहला कवि है जिसने सहज स्वाभाविक विचारों को सहज स्वाभाविक भाषा में व्यक्त किया है। अक्टूबर 1791 में कॉलेरिज ने जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। अगले साल जुलाई में उन्होंने यूनानी भाषा में एक कविता लिखी जिसे एक प्रतियोगिता में ब्राउन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस कविता में दास व्यापार पर प्रहार किया गया था।
1790 का दशक ब्रिटिश सुधारवादियों और क्रांति के समर्थकों के लिए बड़ा कठिन समय था। पीट की टोरी सरकार ने उनके उत्पीड़न का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जुलाई 1791 में चर्च और राजतंत्र की समर्थक हिंसक भीड़ ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक जोसेफ प्रीशले के मकान, पूजाघर और प्रयोगशाला को जला दिया। 1792 में टॉम पेन की प्रसिद्ध रचना राइट ऑफ मैन यानी मानव के अधिकार को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसी वर्ष जेसस कॉलेज के एक फेलो विलियम फेंड को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। 1793 में वर्ड्सवर्थ का पहला कविता संग्रह डिस्क्रिप्टिव स्केचेज प्रकाशित हुआ, जिसे देखकर कॉलेज ने कहा कि साहित्य सिंचित पर एक मौलिक काव्य प्रतिभा का उदय हुआ है। बायोग्राफिया लिटरेचर अध्याय 4 से यह उपयुक्त कथन उसमें मौजूद है। जून 1794 में कॉलेज की भेंट साउदे से हुई, जो तत्काल ही मित्रता में परिणत हो गई। गॉडविन की पुस्तक पॉलिटिकल जस्टिस 1793 में कुछ समय पहले ही प्रकाशित हुई थी। इसे पढ़कर साउदे गॉडविन के अनुयायी हो गए। गॉडविन ने मूल यानी पाप यानी मनुष्य मूलतः पापी है कि मसीही धारणा के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करते हुए लिखा कि यह एकदम मिथ्या है। यह सरकार और संपत्ति की राक्षसी संतान है। इन दोनों का स्रोत अन्याय में निहित है। साउदे से संपर्क के बाद कॉलेज भी अपने उग्र सुधारवादी राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने लगे। भेंट के कुछ सप्ताह बाद ही लोकतंत्र, गणतंत्रवाद, प्रेम, मानव प्रेम, समतामूलक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और भाईचारे के बारे में उन्होंने अपने विचारों को खुले तौर पर व्यक्त करना आरंभ कर दिया। 1794 में ही उन्होंने स्नातक उपाधि लिए बिना विश्वविद्यालय छोड़ दिया। बिना उपाधि लिए ही स्नातक का विश्वविद्यालय छोड़ दिया। राजनीतिक दर्शन आदि के बारे में कॉलेज के विचारों में बदलाव धीरे धीरे आया। पहले वे न्यूटन, बेकन, लॉक, हार्टले आदि के भौतिकवादी अनुभववादी दर्शन से प्रभावित हुए। विशेष रूप से हार्टले के साहचर्यवादी सिद्धांत से। इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि विचारों के साथ साथ रहने से उनमें एक दूसरे के पुनः स्मरण की शक्ति आ जाती है। दूसरे शब्दों में हर आंशिक चित्रण उस पूरे चित्र का बिंब जगा देता है जिसका वह अंग रहा है। 1794 में अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा यानी कॉलेज ने लिखा, बड़े परिश्रम से और पूरी गहराई से लॉक, हार्टले आदि का अध्ययन करने के बाद मुझे स्वयं यह लगने लगा है कि मानव जाति कमोबेश पूर्णता के बिंदु को हासिल कर सकती है। अपने भाई जॉर्ज के नाम 6 नवंबर 1794 का पत्र जो लिखते हैं उसमें यह बात वे दर्ज करते हैं। इस परंपरा के अध्ययन से कॉलेज की यह धारणा बनी कि हम इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्वयं बुद्धि के सिवाय बुद्धि में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले इंद्रियों में न रही हो। बायोग्राफिया लिटरेरिया अध्याय 9 में ऐसी बात वे कहते हैं। साथ ही मानव जाति उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ती जाती है। इन्हीं दिनों कॉलेज बर्कले की रचना प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज यानी मानव ज्ञान के सिद्धांत से प्रभावित हुए। इन सभी दार्शनिकों के सामने हमेशा एक समस्या थी जिसे उन्हें हल करना था, और वह यह कि हमारे विचारों यानी जो मानसिक हैं और वस्तुओं यानी जो बाहरी दुनिया में हैं के बीच संबंध का स्वरूप क्या है। बर्कले ने विचारों को अधिक महत्व देते हुए कहा कि बाह्य जगत में हम जो चीज़ें देखते हैं वे वास्तव में मानसिक वस्तुएं हैं। हमें लगता है कि हम वस्तुओं को देख रहे हैं, किंतु वास्तव में जो चीज़ हम देखते हैं वे हमारे अपने विचार ही हैं। 1796 में कॉलेज ने अपने एक पुत्र 1796 में कॉलेज ने अपने एक पुत्र का नाम हार्टले रखा और 1798 में दूसरे पुत्र का नाम बर्कले। इस प्रकार
उन्हें लॉक और बर्कले दोनों परंपराओं के प्रति अपना आदर व्यक्त किया। साहचर्य सिद्धांत के बारे में उनकी जिज्ञासा थी कि किन स्थितियों से साहचर्य शक्ति स्मृति या ललित कल्पना का रूप ग्रहण कर लेती है और ललित कल्पना और स्मृति के बाद मानव मस्तिष्क के जो काम बच रहते हैं उनका संबंध किससे है। शीघ्र ही उन्हें लगने लगा कि साहचर्य सिद्धांत यांत्रिक है। इसमें इच्छा शक्ति तर्क निर्णय विवेक को साहचर्य का निर्धारक न मानकर उसका यांत्रिक प्रभाव मान लिया गया है। यदि ऐसा होता तो हाँ, तो हमारा सारा जीवन बाह्य जीवन के आंतरिक बिंबों और निरर्थक निष्क्रिय स्मृति की निरंकुशता में बट गया होता। दार्शनिक दृष्टि से व्यवहार में इसका अर्थ होता पूर्ण अव्यवस्था। सच पूछा जाए तो हर स्थिति में और हर समय इच्छा शक्ति और विवेक सक्रिय रहते हैं, वे पूरी तरह निलंबित कभी नहीं होते। सितंबर 1798 में कॉलरिज जर्मनी गए और वहां लगभग 9 महीने रहकर जुलाई 1799 में वापस आए। वहां उन्होंने कांट, सेलिंग, फिक्टे आदि जर्मन दार्शनिकों का गहराई से अध्ययन किया। जर्मनी के भाववादी दर्शन ने उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित किया। 1795 में उनकी पहली बार वर्ष से भेंट हुई थी। तभी उनके मुख से एक कविता सुनकर उनके सामने कल्पना का स्वरूप स्पष्ट हुआ था। कांट और सेलिंग के विचारों में उन्हें कल्पना के बारे में अपने मत की पुष्टि होती दिखाई दी। जर्मन दर्शन के प्रभाव से उनकी यह धारणा बनी कि बाह्य जगत के बारे में हमारी जानकारी न तो पूरी सृजनात्मक है और न पूरी तरह इंद्रिय बोध पर आधारित। यह दोनों का मिश्रण कल्पना वह शक्ति है जो हमें मात्र इंद्रिय बोध से आगे जाने में सक्षम बनाती है और संवेदन तथा विचार की खाई को बांटती है। इस प्रभाव को, जैसा कि रेने वेलेक जैसे कुछ विद्वानों ने दिखाया है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना उचित नहीं होगा। उन्होंने प्रभाव प्रायः वही ग्रहण किए जहां उन्हें अपने चिंतन की पुष्टि होती दिखाई दी। निर्णायक प्रभाव उनके अपने चिंतन और अंग्रेजी काव्य परंपरा का ही रहा। अपने मित्र थिलवाल के नाम अपने एक पत्र दिसंबर 1796 में उन्होंने लिखा भी कि मेरे दार्शनिक विचार मेरी संवेदनाओं से समन्वित हैं या उनकी देन है और इससे मेरी लेखन शैली में भी एक विलक्षणता आ जाती है। कविता की परिभाषा, उपशीर्षक है कविता की परिभाषा। कॉलरिज के अनुसार गद्य और कविता दोनों का माध्यम एक ही है। दोनों ही माध्यम रूप में शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु दोनों में अंतर यह है कि दोनों अपने अपने प्रयोजन के अनुरूप शब्दों का प्रयोग अलग ढंग से करते हैं। इसी प्रयोजन के आधार पर कविता को परिभाषित करते हुए कॉलरिज ने लिखा है कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। और रचना के अन्य सभी प्रकारों से इसका अंतर यह है कि इसमें संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक खंड से प्राप्त होने वाले परितोष के अनुरूप हो। A poem is that specific of composition which is opposed to work of science by proposing for the immediate object pleasure not through the end from all other space. It is discriminated by proposing to itself such delight from the whole as it compatible
with a distance gratification from each component part. Biographia literaria is इस अध्याय बायोग्राफी लिटरेरिया अध्याय 14 इस परिभाषा में कई बातें ध्यान देने योग्य है। परिभाषा के पहले भाग में कॉलेज ने रचनात्मक साहित्य और ज्ञान के साहित्य के बीच भारतीय काव्य शास्त्र की शब्दावली में काव्य और शास्त्र के बीच अंतर किया। प्रत्येक का एक तत्कालिक प्रयोजन है, दूसरा आंतिक। काव्य और तत्कालिक। काव्य का तत्कालिक प्रयोजन है आनंद और शास्त्र यानी वैज्ञानिक कृति का आंतिक प्रयोजन है सत्य। जो काव्य में कोई गंभीर सत्य निहित हो सकता है और कोई वैज्ञानिक रचना अपने पाठक को आनंद प्रदान कर सकती है, ये उनके आंतिक प्रयोजन है। मित्रों, नींद आ रही है। परिभाषा के दूसरे भाग में कॉलरिज ने कविता और रचनात्मक साहित्य के अन्य प्रकारों उपन्यास, नाटक आदि में अंतर स्पष्ट करते हुए कविता का वैशिष्ट रेखांकित किया। आनंद तो दोनों में सामान्य है, किंतु कविता में उसके हर घटक से भी स्पष्ट आनंद की अनुभूति होगी और यह आनंद कुल मिलाकर पूरी कविता के आनंद के अनुरूप होगा। यहाँ स्पष्ट ही बल गठन की पूर्णता और आवश्यकता पर है। साहित्य की अन्य विधाएं इतनी सुगठित नहीं होती। अन्यत्र उन्होंने गद्य और कविता का अंतर करते हुए लिखा है कि गद्य शब्दों का उत्तम क्रम विधान है, कविता उत्तम शब्दों का उत्तम क्रम विधान है। ये पंक्तियां अक्सर NDRF में पूछी जाती हैं कि सब गद्य शब्दों का उत्तम क्रम विधान है, कविता उत्तम शब्दों का उत्तोत्तम क्रम विधान है। यानी कि प्रोज इज वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर एंड पोएट्री इज इन द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। कॉलरिज ने कविता में प्रगीत तत्व पर बल दिया और कई बार प्रगीतात्मक को कवित्व का पर्याय माना। इसी आधार पर वे लंबी कविता का अस्तित्व नहीं मानते। लंबी कविता पूरी की पूरी न तो कवित्वपूर्ण हो सकती है और न होनी चाहिए। ए पोएम ऑफ एनी लेंथ नाइदर कैन बी नॉर आउट टू बी ऑल पोएट्री। बायोग्राफी लिटरेरी अध्याय 14 में ही ये बातें भी दर्ज करते हैं। अमेरिकी कवि एडगर एलन पो ने कुछ समय बाद एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि लंबी कविता का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि भाववेग की जितनी मात्रा उसे कविता कहलाने का अधिकारी बनाएगी, उसे लंबी रचना में कायम नहीं रखा जा सकता। एडगर एलन पो कॉलरिज से बहुत प्रभावित भी थे, किंतु दोनों में बलाबल में अंतर है। जहाँ कॉलरिज को लंबी कविताओं के रचे जाने के प्रति कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ एलन पो लंबी कविता के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं। कॉलरिज का मानना था कि इन अंशों में काव्यात्मकता नहीं है, उनमें छंद की सहायता से काव्यात्मकता का संचार हो जाएगा। कॉलरिज ने आधुनिक बोध को प्रभावित करने वाली एक बात यह कही कि काव्य सर्वाधिक आनंद तभी देता है जब उसे सामान्य तौर पर समझा जाए, पूरी तरह नहीं। पोएट्री गिव्स मोस्ट प्लेजर व्हेन ओनली जनरली अंडरस्टूड एंड नॉट परफेक्टली। वही इसका निहितार्थ कवि कर्म के संदर्भ में कॉलरिज ने संश्लिष्टता और संपूर्णता पर बहुत बल दिया है। उनका आदर्श कवि कल्पनादर्शी न होकर संश्लिष्ट व्यक्तित्व का धनी है। अपने आदर्श रूप में कवि मानव की संपूर्ण आत्मा को गतिशील करता है।
और ऐसा करते समय वह उसकी शक्तियों को उनके सापेक्षित मूल्य और गरिमा के अनुरूप एक दूसरे के अधीन रखता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति इस संपूर्णता को हासिल नहीं कर सकता। संपूर्णता की यह चेतना व्यक्ति के इस बोध पर आधारित है कि संपूर्ण विश्व में एक ही शक्ति व्याप्त है। 1803 में उन्होंने लिखा, धूमिल विवेकपूर्ण एकता देखता है। शुद्ध विवेक सचेत रूप में इस शक्ति का दर्शन करता है। भेद और अनेकता तो मध्यवर्ती स्थिति है। इस समग्रता के अभाव में सभी चीजें अमूर्त और विच्छिन्न दिखाई देंगी। यथार्थ चित्रण के लिए यह समग्र दृष्टि आवश्यक है। सब कुछ एक अनंत गतिशील अमूर्तता है। संपूर्णता ही यथार्थ है। कवि कर्म की आधारभूत शक्ति कल्पना उत्तरोत्तर यही समग्र दृष्टि हासिल करने के लिए संघर्ष करती रहती है। इस संपूर्णता पर बल देने के पीछे कुछ सामाजिक कारण भी हैं। नव्य शास्त्रवादी युग में एक आदर्श पाठक की कल्पना की गई थी। डॉक्टर जॉनसन बराबर इस सामान्य पाठक की अभिरुचि को संबोधित करने की बात कहते हैं। कॉलेज के सामने कोई सामान्य या आदर्श पाठक नहीं है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग सामने आ रहा था, जिसमें पर्याप्त विविधता थी। व्यापक उथल पुथल या कॉलेज के शब्दों में दुश्चिंताओं के युग में ऐसे भाव नहीं हो सकते थे जिनकी प्रतिध्वनि हर हृदय में सुनाई दे। जो साहित्य इस नए पाठक वर्ग को संबोधित हो, उसमें पर्याप्त विविधता चाहिए, तभी वह औद्योगिक क्रांति के बाद आने वाले नवीन पाठक वर्ग को विचलित कर सकता था। संपूर्णता पर बल के पीछे इसी विविधता की आकांक्षा है। वह कॉलरिज का व्यक्तित्व आदर्श भी है। ठीक है, विविधता के साथ साथ कॉलरिज ने एकता या अनुमति पर भी पर्याप्त बल दिया। एकता के अभाव में विविधता कोई समग्र प्रभाव नहीं छोड़ सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि संपूर्ण विवेक का लक्ष्य और प्रयोजन एकता और व्यवस्था है, बल्कि मानवीय विचार और मानवीय संवेदना का अंतिम लक्ष्य एकता है। हमें ऐसे सुनिश्चित प्रतिमानों का लक्ष्य सामने रखना चाहिए जो मानव प्रकृति पर आधारित हों, अर्थात मानव मन का विश्लेषण करके निकाले गए हों। पद्धति कॉलरिज का प्रिय शब्द है, जो उनकी आलोचना दृष्टि को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होता है। पद्धति का अर्थ है एकता और अग्रगति। यह ऐसी शक्ति है जो परस्पर मिलाकर एक करती है और मानव मन में अनेक चीज़ों को एक गहराई में ढालती है। कॉलरिज ने बार बार इस बात पर बल दिया कि कविता का सारा आकर्षण, उसका सारा सौंदर्य और उसकी सारी शक्ति पद्धति के दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसी प्रकार औदात्य न तो अंगीय है और न अंग वर्ण। ऐसी एकता है जिसमें असीम और अनंत की समग्रता का अंतर्भाव रहता है। कॉलरिज के अनुसार श्रेष्ठ काव्यों में जो एकता होती है वो आवेगिक या जैविक एकता होती है, यांत्रिक नहीं। कविता कोई मशीन नहीं है जिसके हिस्सों को आप जब चाहें तब अलग कर दें और फिर उन्हें जोड़ दें। कविता एक जैविक इकाई जैसी चीज़ है। उनके विभिन्न अंगों में अंगाअंगी भाव या आवयविक संबंध रहता है। इसके किसी अंग को निकाल देने पर विभिन्न अंगों का पारस्परिक संबंध तो प्रभावित होगा ही, समग्र रचना पर भी इसका घातक असर पड़ेगा। अतः श्रेष्ठ कविता के किसी अंश को आप मनमाने ढंग से निकाल नहीं सकते। छंद भाव को निरंतरता प्रदान कर इस आवयविकता
को पुष्ट करता है। शेक्सपियर जैसे बड़े रचनाकारों के समग्र रचना संसार में आविकता का यह गुण देखने को मिलता है। इस गुण की वजह से आप उसकी रचना के किसी अंश को पूरी रचना को ध्यान में रखे बिना और किसी एक रचना को उसके समग्र रचना संसार को ध्यान में रखे बिना समझ नहीं सकते। मेरे गीत और कला में निराला ने अपनी रचना के इसी काव्य गुण यानी आविकता की ओर संकेत किया है और पंत जी की कविताओं में इस गुण का अभाव बताया है। आलोचना के संदर्भ में इस आविकता का निहितार्थ यह है कि रचना के नियम स्वयं उसी रचना से निकलने चाहिए। कल्पना के नियम स्वयं उद्भव और विकास की शक्तियाँ ही हैं। कल्पना के नियम स्वयं उद्भव और विकास की शक्तियाँ ही हैं। वे लिखते हैं कॉलरिज की द रूल ऑफ इमेजिनेशन और देयर सेल्फ द वेरी पावर्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। यदि कविता के नियम बाहर से लिए गए जैसे कि नव्य शास्त्रवादी युग में लिए गए थे तो कविता न रहकर एक यांत्रिक कला भर बनकर रह जाएगी। आविक कला और यांत्रिक कला में अंतर बताते हुए कॉलरिज ने लिखा, जब हम किसी दी हुई सामग्री पर ऐसा पूर्व निर्धारित रूप आरोपित कर देते हैं जो अनिवार्य रूप से उस सामग्री के मूल गुणों से न उपजा हो तो वह यांत्रिक रूप कहलाएगा। इसके विपरीत जैविक रूप अंतर्जाल या सहज होता है। जैसे जैसे अंदर से इसका विकास होता है वह आकार ग्रहण करता जाता है और उसके विकास की पूर्णता बाह्य रूप के पूर्णता के समरूप होगी। इसीलिए जिस रचना में अभिव्यक्ता का यह गुण है उसके विभिन्न अंशों का पूरी रचना के संदर्भ को ध्यान में रखे बिना आनंद नहीं लिया जा सकता। कॉलरिज के अनुसार कविता क्या है? यह प्रश्न काफ़ी हद तक इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि कवि किसे कहते हैं। एक के उत्तर में दूसरे का उत्तर निहित है क्योंकि कविता का संबंध कवि प्रतिभा से है। अतः कवि प्रतिभा की जो मूलभूत विशेषताएं होंगी वे कविता की मूलभूत विशेषताएं होंगी मानी जाएंगी। उन्होंने शेक्सपियर की आरंभिक कविता से दो पंक्तियां लेकर उनका विश्लेषण किया और उसके आधार पर मौलिक प्रतिभा के निम्नलिखित 4 लक्षण निकाले। पहला जो लक्षण है, इनमें पहला लक्षण है कि पद रचना का उत्कृष्ट माधुर्य। पद रचना का उत्कृष्ट माधुर्य, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ जो रमणीयार्थ वाली भाव है हिंदी में, ठीक है, पंडित जगन्नाथ जी के यहाँ। कविता का शिल्प तो निरंतर प्रयास और अभ्यास से सीखा जा सकता है किंतु संगीतात्मकता आनंद की चेतना जो वैसा ही आनंद उत्पन्न भी कर सके प्रतिभा या कल्पना की देन है। जिस मनुष्य की आत्मा में संगीत नहीं है वह कभी सच्चा कवि हो नहीं सकता, ठीक है। जिस मनुष्य की आत्मा में संगीत नहीं है वह कभी सच्चा कवि नहीं हो सकता है। द मैन दैट हैड नॉट म्यूजिक इन दिस सोल कैन इंडीड नेवर बी ए जीनियस पोएट। संगीतात्मक आनंद के साथ ही अनेकता को एक समन्वित प्रभाव में ढालने, अनेक विचार श्रृंखलाओं को संशोधित करके एक मूल विचार या अनुभूति का अंग बनाने की प्रतिभा में सुधार परिष्कार तो संभव है किंतु इसे सीखा नहीं जा सकता। कवि प्रतिभा का दूसरा लक्षण है लेखक की निजी रुचियों और परिस्थितियों से सर्वथा दूरवर्ती विषयों का चयन। कवि की एकदम निजी अनुभूतियों से तटस्थता साधारणीकरण की दशा में प्रेरित करती है और कवि सहज ही पाठक की सहानुभूति अर्जित कर सकता है। तीसरा है बिंब अपने आप में चाहे कितने भी सुंदर हों और उनका अनुकरण तथा चित्रण कितनी भी ईमानदारी और सटीकता से किया गया हो। प्रतिभा के निदर्शक वे तभी बनते हैं जब वे किसी प्रबल भाव के अंग बनकर जाएं अथवा जब उनमें अनेकता में एकता या अनुक्रम को क्षण में बदलने की शक्ति हो।
मौलिक प्रतिभा का अंतिम लक्षण है वैचारिक गंभीरता और ओजस्वीता। कोई भी व्यक्ति गंभीर दार्शनिक हुए बिना महान कवि नहीं हुआ, क्योंकि कविता मानव के समस्त ज्ञान, भाव, विचार, मनोविवेक और भाषा की सुगंध है। शेक्सपियर में सृजन शक्ति और बौद्धिक ऊर्जा का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। कॉलरिज के अनुसार ऐसा इसलिए नहीं था कि शेक्सपियर किसी अलौकिक शक्ति से प्रेरित थे। इसका सीधा साधा कारण यह था कि उन्होंने पहले पूरे धैर्य के साथ अध्ययन किया, गहराई से चिंतन मनन किया, रेशों को समझा, तब तक कि वह ज्ञान की आदत और अंतर्ज्ञान की सहज अंग नहीं बन गया। कविता और छंद। कविता और छंद पर विचार करते हुए कॉलरिज ने कहा है कि चलिए आगे हम उस कथन को उद्धृत करेंगे। कविता और छंद। वर्ड्सवर्थ ने छंद को कविता के अभ्यंतर स्वरूप का अंग नहीं माना था। उनके अनुसार छंद का आकर्षण ऊपर की चीज है, यह अनिवार्य नहीं है। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की इस मान्यता का विरोध करते हुए छंद की उत्पत्ति और प्रभाव पर विचार किया। कॉलरिज के अनुसार भाव की गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के सहज प्रयास के प्रभाव स्वरूप जो मानसिक संतुलन आता है, उसी से छंद की उत्पत्ति होती है। ऐसा भी कहते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया अध्याय 18 में। आगे चलकर वे छंद का संबंध मन की उत्तेजित अवस्था से जोड़ते हैं। इन दोनों स्थितियों में परस्पर विरोध है, किंतु यह कॉलरिज की विवेचन पद्धति के अनुरूप है। काव्य प्रक्रिया की तरह छंद में भी वे दो पक्ष देखते हैं। एक उनका स्वतः स्फूर्त पक्ष है, दूसरा विवेक नियंत्रित। छंद का संबंध चूंकि भाव दीप्त मनोदशा से है, अतः उसमें एक प्रकार की सहजता होती है। दूसरे कविता में विभिन्न तत्व कृत्रिम रूप से चेतन प्रक्रिया द्वारा छंद में ढलते हैं, जो संज्ञान और इच्छा शक्ति के अधीन है। इसलिए छंद चेतना भी है और अचेतन भी। इन दोनों की सहभागिता ही काफ़ी नहीं है, सामंजस्य भी जरूरी है। ठीक है, सामंजस्य भी जरूरी है। बायोग्राफिया लिटरेरिया यहाँ भी बल विरुद्धों के सामंजस्य पर है। छंद के प्रभाव के विषय में कॉलरिज ने लिखा है कि छंद सामान्य भावों की संवेदनशीलता में वृद्धि के साथ साथ पाठक के अवधान को प्रेरित करता है, उसके ध्यान को बांधे रखता है। उसका प्रभाव कुछ वैसा ही है जैसे बातचीत के दौरान मदिरा के प्रभाववश वार्तालाप में जीवंतता का संचार हो जाता है, किंतु मदिरा स्वयं अर्चित रहती है। यही स्थिति छंद की है। छंद हमारी अनुभूति में उत्कर्ष लाता है और परिचित मनोभावों को समानता के स्तर से ऊंचा उठा देता है। छंद को कविता की वस्तु या भाषा के अनुरूप होना चाहिए। स्मृति की सुविधा के लिए ऊपर से जोड़ा गया अलंकरण भर नहीं। जब छंद भाषा और वस्तु के अनुरूप होता है तो कविता के हर घटक की ओर निरंतर और स्पष्ट रूप से पाठक का ध्यान आकर्षित करता चलता है। वह पाठ की उत्सुकता को तेजी से परिशांत और पुनः उद्बुद्ध करता हुआ एक प्रकार की आनंदपूर्ण मनोदशा में अंत तक आगे बढ़ता जाता है। काव्य स्वाद की इस यात्रा में वह न तो विभिन्न घटकों के सौंदर्य से आकर्षित होकर वहाँ ठहरता है, न इन घटकों से तटस्थ हो रहकर अंत की ओर पहुँचने की उसे कोई जल्दी रहती है। यह घटकों से संपूर्णता की ओर एक प्रकार की आमोद यात्रा जैसी है, जिसमें सर्प की गति की तरह बार बार तेजी से आगे पीछे जाना होता है। सर्प चलते समय हर कदम पर रुकता है, आधा पीछे की ओर लौटता है, इस पश्च गति से शक्ति संचयन करता है जो पुनः उसे आगे बढ़ने की ओर ले जाती है। कुछ ऐसी स्थिति काव्य रचना के समय कवि और रचना का आस्वाद लेते समय संवेदनशील पाठक की होती है।
छंद को अर्थानुगामी, साथ ही काव्य वस्तु को छंद के अनुरूप होना चाहिए। यदि काव्य वस्तु छंद के अनुरूप नहीं हुई तो एक प्रकार का झटका सा लगता है। यह झटका ऐसा ही है जैसे किसी कि हम अंधेरे में किसी जीने की अंतिम सीढ़ी से कूदे हों, जबकि हमने अपनी मांसपेशियों को 3-4 सीढ़ियाँ कूदने के लिए तैयार कर लिया हो। काव्य शैली और शब्द चयन उपशीर्षक है। ठीक है, कॉलेज ने काव्य भाषा, शैली और शब्द प्रयोजन के विषय में महत्वपूर्ण बातें की हैं। काव्य भाषा के बारे में उनके विचार तो हम वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा पर विचार करते समय सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अपने अध्ययन और चिंतन मनन से उन्होंने 2 आलोचनात्मक सूत्र निकाले थे, जिन्हें वे काव्य शैली का प्रतिमान मानते थे। ठीक है मित्रों, जिन्हें वे प्रतिमान मानते थे। यार साथियों, पहला यह कि जो कविता हमने केवल पढ़ी भर नहीं है, वरन जिसे हम अधिकतम आनंद के साथ बार बार पढ़ना चाहते हैं, उसी में सच्ची प्रभाव क्षमता और वही सही माने में कविता कहलाने के योग्य है। दूसरा यह कि जिन पंक्तियों को उनके साहचर्यगत अर्थ या भावात्मक अर्थ में कोई कमी लाए बिना उसी भाषा के दूसरे शब्दों में अनुदित किया जा सके, वहाँ तक भी भाषा मतलब काव्य भाषा की दृष्टि से सदोष हैं। दूसरे सूत्र में उनके यानी गुरु जेम्स बोयर की शिक्षा की प्रतिध्वनि है, जिसमें बताया गया था कि सच्चे महाकवियों में हर शब्द का ही नहीं, हर शब्द की स्थिति का भी कोई न कोई कारण होता है। काव्य में ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए जो अर्थ को व्यक्त करने में पूरी तरह से उपयुक्त हों। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा पर विचार करते समय उन्होंने पुनः काव्य की निर्दोष शैली का अचूक निष्कर्ष है उसी भाषा के दूसरे शब्दों में उसकी अनुवाद्यता और अर्थ क्या है, किसी शब्द के अर्थ के अंतर्गत मैं उसकी सूचक वस्तु को ही नहीं वरन उससे जुड़ी हुई समस्त अर्थ छायाओं को भी शामिल करता हूँ। कारण केवल वस्तु का बोध कराने के लिए ही भाषा की रचना नहीं की जाती, वरन इसके अलावा उसके द्वारा उस व्यक्ति के चरित्र, मनोदशा, अभिप्रायों को भी व्यक्त किया जाता है जो उसे प्रस्तुत कर रहा है। कवि का दायित्व है कि वह मातृभाषा की शुद्धता की रक्षा करे, क्योंकि भाषा मानव मन का शास्त्रागार है और उसमें अतीत के विजय स्मारक तथा भावी विजय के शस्त्र एक साथ छिपे रहते हैं। अर्थात अतीत के प्रयोग के आधार पर भाषा की शक्तियों का ज्ञान होता है और नए नए संदर्भों में प्रयोग करके उसके अर्थ का विस्तार किया जा सकता है। शब्द और अर्थ का संबंध इतना अन्योन्याश्रित है कि यदि कोई शब्द को जानता है तो वह वस्तु को भी जानता है। प्लेटो। इसलिए यदि हम शब्दों में गलती करेंगे तो वस्तु के बारे में भी गलत कर बैठेंगे। हॉब्स। अतः शब्दों का अध्ययन शिक्षा की शुरुआत है। अरस्तु के टीकाकार स्काइलाइजर ने लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति का पहला कर्तव्य यह है कि वह अच्छी तरह से सोचे ताकि वह अपने लिए रह सके। दूसरा यह कि वह अच्छी तरह बोले ताकि वह अपने देश के लिए रह सके। इसलिए सामाजिक वर्ग और संबंध, भाषा के शब्द, मुहावरे, इन तीनों की विशेषताओं से मिलकर किसी व्यक्ति की भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। कल्पना सिद्धांत कॉलेज का कल्पना सिद्धांत। ठीक है, कॉलेज ने दार्शनिक सिद्धांतों को अपनी साहित्य समीक्षा का आधार बनाया। वे आलोचना को एक व्यवस्थित प्रणाली का रूप देना चाहते थे।
रचना के गुण दोष विवेचन में उनकी उतनी उतनी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने इस मूल प्रश्न पर अपनी निगाह जमाई कि असंबद्ध रचना रची कैसे से गई। कॉलरिज के अनुसार आलोचना का उद्देश्य साहित्य के नियमों का पता लगाना है, दूसरों के लिखे हुए पर निर्णय देना नहीं। इन सिद्धांतों को उन्होंने मानव प्रकृति में खोजने की कोशिश की, क्योंकि मानव आत्मा की सृजनात्मक इकाई ही उसे जन्म देती हैं। उन चिंतन का केंद्र वह सृजन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कविता रूप ग्रहण करती है। यही वजह है कि कविता की व्याख्या पर उनका उतना बल नहीं रहता जितना उनकी सृजन प्रक्रिया पर। उन्होंने ज़्यादा बल इस बात पर दिया कि कलाकृति का मूल्यांकन उसी भाव से किया जाना चाहिए जिससे उसकी रचना की गई थी। इस संदर्भ में सृजन प्रक्रिया, कवि प्रतिभा और विशेष रूप से कल्पना का विवेचन विश्लेषण जरूरी हो उठा। आलोचना के संदर्भ में यह एक क्रांतिकारी महत्व की चीज थी। ड्राइडन के बाद किसी आलोचक ने इस समस्या पर विचार नहीं किया था। ड्राइडन ने भी इस पर बहुत चलते ढंग से विचार किया है। कॉलरिज ने इसका केंद्रीय महत्व है, इसलिए अपने आलोचनात्मक लेखन में उन्होंने जगह जगह कल्पना का स्वरूप स्पष्ट करने की कोशिश की और बायोग्राफिया लिटरेरिया के 13वें अध्याय में इस पर स्वतंत्र रूप से विचार किया। कॉलरिज के पहले कल्पना के स्वरूप को लेकर कई तरह की असंगत धारणाएं प्रचलित थी। एक धारणा तो यह थी कि कल्पना एक दिव्य रहस्यमय शक्ति है, अतः इसकी तर्कसंगत व्याख्या संभव नहीं है, यह अव्याख्याय है। राइडर ने लिखा, उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है, इसमें परिष्कार कैसे किया जाए यह अनेक ग्रंथ बता सकते हैं, किंतु इसे प्राप्त कैसे करें यह बताने वाला कोई भी ग्रंथ नहीं है। वर्ड्सवर्थ ने एक खास तरह की दिव्य दृष्टि के रूप में इसका बार बार उल्लेख किया। दूसरे कवि प्रतिभा का संबंध उन्माद से जोड़ा गया था। यह धारणा काफ़ी पुरानी थी और इससे कई प्रतिष्ठित दार्शनिकों और रचनाकारों का समर्थन प्राप्त था इसे। ठीक है, प्लेटो ने कहा ही था कि कवि जिस समय रचना करता है वह एक प्रकार से उन्माद की स्थिति में होता है। शेक्सपियर ने पागल प्रेमी और कवि को एक स्तर पर रखा है, क्योंकि इन तीनों में कल्पना का अतिरेक होता है। ड्राइडन ने यह मान्यता व्यक्त की थी कि बड़ी प्रतिभाओं और पागलपन में निश्चय ही नज़दीकी रिश्ता होता है। स्वयं स्वतंत्रवादी युग में सामान्य वेशभूषा, मद में झूमते हुए चलने और विशेष रूप से तनु मिजाजी को कवि या प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का लक्षण माना जा रहा था और कई कवि अपने आप को प्रतिभावान सिद्ध करने के लिए इस तरह का आचरण करते हुए दिखाई देते थे। एक अन्य धारणा हाफ्सलॉक, ह्यूम, हार्टले आदि अनुभववादी साहचर्यवादी दर्शनों के माध्यम से सामने आई थी, जिसके अनुसार कल्पना एक बिंब विधायी शक्ति है। इसका मुख्य काम है इंद्रिय बोध को मन चित्रों में रूपांतरित करना। इस धारणा के अंतर्गत कल्पना स्मृति की तरह एक यांत्रिक शक्ति बनकर रह गई थी, जिसमें सृजन या नवोन्मेष के लिए कोई स्थान नहीं था। जाहिर है कि कल्पना के बारे में उक्त धारणाएं कॉलरिज को मान्य नहीं थी। कल्पना को एक दिव्य शक्ति मानते हुए भी वे उसे रहस्यमय नहीं मानते थे, कारण उसे रहस्यमय मानने का अर्थ होगा अपनी अक्षमता पर पर्दा डालना। उनके अनुसार कवि प्रतिभा की व्याख्या न केवल सहज संभव है, बल्कि यह व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य बुद्धि और विवेक को सहज ग्राह्य हो। जहाँ तक कवि प्रतिभा के उन्माद से संबंध का प्रश्न है, कॉलरिज का मानना है कि यह धारणा अर्ध सत्य है। कल्पना के केवल एक पक्ष पर बल देने का परिणाम सामान्य जनों की
संवेदना की अपेक्षा कवि की संवेदना अधिक तीव्र और प्रखर होती है। यह संवेदनशीलता प्रतिभा की विशेषता ही नहीं वरन उसका अविभाज्य अंग है। यदि केवल इस गहरी संवेदना पर जो निश्चय ही कवि प्रतिभा का एक घटक है विचार करें तो इससे यह संभावना बनती है कि व्यक्ति और मानसिक असंतुलन की दिशा में चला जाए, किंतु यह तो कवि प्रतिभा का एक घटक है। इसके साथ ही कवि में सामान्य से अधिक गति से वस्तुओं में संबंध स्थापन की क्षमता होती है। एक विचार से दूसरे विचार तक और एक बिंब से दूसरे बिंब तक जाने की सामान्य से अधिक क्षमता, यह घटक भी उतना ही जरूरी है। सच्ची प्रतिभा इन दोनों घटकों के परस्पर संशोधन संतुलन में निहित है। बायोग्राफी या लिटरेरी अध्याय 2 में ऐसी बात वे कहते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ापन और तुनक मिजाजी भी कार्लिज के अनुसार छोटी या छद्म प्रतिभाओं में देखने में आती है। जो वास्तव में प्रतिभा संपन्न है उसकी तुलना में ऐसे लोगों की संख्या बहुत होती है जो प्रतिभा संपन्न समझे जाते हैं। तनुक मिजाजी का नाटक ऐसे ही छद्म प्रतिभावान करते हैं। बड़ा रचनाकार दूसरों के दुख या पीड़ा से तो तत्काल द्रवीभूत हो उठता है, किंतु अपने बारे में प्रायः शांत संयम रहता है। महारचनाकारों के बारे में समसामयिकों के वर्ण और अंतःसाक्ष्य के आधार पर कम से कम यही धारणा बनती है। चार्ल्स की हर पंक्ति से बहुत खुश दिल इंसान की तस्वीर उभरती है। स्पेंसर की रचनाएं पढ़ने पर अत्यंत सौम्य कोमल व्यक्तित्व की छाप मन पर पड़ती है। शेक्सपियर का शांत चयन मद स्वभाव कहावत की तरह लोगों की जबान पर था। चरम संघर्ष के क्षणों में मिल्टन वैयक्तिक लेख को लेकर निराला में यह आत्मसंयम सबसे ज़्यादा है, जबकि किसी दूसरे के दुख की छाया भर से वे द्रवीभूत हो उठते हैं। देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमर वेदना आई, ऐसा निराला लिखते हैं। ठीक है, अनुभववादी और साहचर्यवादी दार्शनिकों में कार्लिज एकदम असहमत थे। अनुभववादी और साहचर्यवादी दार्शनिकों से कार्लिज एकदम असहमत थे। कार्लिज के अनुसार मन की जो शक्ति साहचर्य सिद्धांत पर आधारित है और जो बिंब विधान में सक्रिय रहती है वह यांत्रिक है। उसका संबंध ललित कल्पना और स्मृति यानी फैंसी और स्मृति से है। ललित कल्पना और स्मृति के बाद मानव मस्तिष्क के जो काम बचे रहते हैं उनका संबंध विवेक और कल्पना से। यही नहीं, इंद्रिय बोध प्रत्यक्ष आदि सभी स्तरों पर इच्छा शक्ति और विवेक की निर्णायक भूमिका रहती है। और हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हर स्थिति में और हर समय इच्छा शक्ति और विवेक सक्रिय रहते हैं, वे पूरी तरह निलंबित कभी नहीं होते। कल्पना की परंपरागत धारणाओं से संतोष न होने पर कार्लिज ने 18वीं सदी की काव्य परंपरा में कल्पना का साक्ष्य खोजने की कोशिश की। पोप और उनके अनुयायियों अथवा फ्रांसीसी काव्य परंपरा से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं थी। उनके काव्य में कृत्रिमता थी जहाँ तहाँ महज नवीनता की आकांक्षा थी। जीवित कवियों में केवल काउपर और बाउल्स पहले ऐसे कवि मिले जिनमें स्वाभाविक भावों को स्वाभाविक भाषा में व्यक्त किया था, जिन्होंने भावों को स्वाभाविक भाषा में व्यक्त किया था। वे पहले ऐसे कवि थे जिनमें उन्हें हृदय और बुद्धि का सामंजस्य दिखाई दिया। यानी कि आप लोग देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी समन्वय शब्द बार बार प्रयोग करते हैं। सामंजस्य का प्रयोग बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आलोचना दृष्टि में करते हैं, यानी अपने आलोचनात्मक या समीक्षात्मक लेखों में करते हैं, इतिहास में भी करते हैं। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी समन्वय का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब कि दिखाई दिया जिससे वे कल्पना की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानते थे। कल्पना को लेकर इसी उहापोह के दौर में उनकी पहली बार वर्ड्सवर्थ से भेंट हुई। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पांडुलिपि से एक कविता
पढ़कर कॉलेज को सुनाई। कविता सुनकर उनके मन पर बिजली जैसा असर हुआ और उनके सामने कल्पना का स्वरूप स्पष्ट हो गया। बायोग्राफिया लिटरेरिया के चौथे अध्याय में इस घटना का बड़ा ही जीवंत विवरण कॉलेज ने दिया है। पूरी कविता में विचार सहज, भाषा सहज, बिंबों का कोई अतिरंजित जमाव नहीं। यह गहन भावों का गंभीर विचारों के सामंजस्य था। ठीक है, सामंजस्य था। अगर देखें तो इट वाज द यूनियन ऑफ डीप फीलिंग विथ प्रोफाउंड थॉट। कॉलेज के पहले कल्पना यानी इमेजिनेशन और ललित कल्पना यानी फैंटेसी में कोई भेद नहीं था। उन्हें या तो एक दूसरे का पर्याय माना जाता था या फिर एक ही शक्ति का उच्च और निम्न स्तर। वर्ष के मुख से कविता सुनते सुनते अचानक उन्हें यह लगा कि कल्पना और ललित कल्पना दो अलग अलग और एक दूसरे से नितांत भिन्न शक्तियाँ हैं। बाद में चिंतन मनन से उनकी यह धारणा पुष्ट भी हुई। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉलेज को कल्पना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र समसामयिक रचनाशीलता से मिला। ठीक है, कल्पना को परिभाषित करते समय कई समस्याएं कॉलेज के दिमाग में थीं। कल्पना का एक स्तर ऐसा है जिस पर कवि और अन्य लोगों में कोई अंतर नहीं होता। यह कल्पना का व्यापक स्तर है। इस स्तर पर कवि और अन्य लोग समान हैं। दूसरे, कल्पना की संपूर्ण प्रक्रिया में कुछ अंश यांत्रिक भी होता है, जिसमें मानव मन कोई सृजनात्मक भूमिका नहीं निभाता। यह यांत्रिक या निष्क्रिय भूमिका किसे सौंपी जाए। तीसरे, यांत्रिक कार्य के बाद जो अन्य क्रियाकलाप बचे रहते हैं वे किसके हिस्से में आए। सामान्य जन की कल्पना से विभिन्न कवि कल्पना के स्वरूप और प्रकार को कैसे स्पष्ट किया जाए, कवि कल्पना करती क्या है, इस बारे में कवि के रूप में उनका अनुभव और अपनी अंतर्दृष्टियाँ भी थीं, जिनका सन्निवेश वे कल्पना के स्वरूप विवेचन में करना चाहते थे। बल्कि कहना चाहिए कि इन पर उनका विशेष बल था। फिर कल्पना से मिलती जुलती जो अन्य अवधारणाएं हैं, जैसे प्रज्ञा या प्रतिभा, उन्हें कहाँ रखा जाए। इन सारी समस्याओं को दृष्टिपथ में रखते हुए बायोग्राफिया लिटरेरिया के 13वें अध्याय के अंत में कॉलेज ने कल्पना को इस प्रकार परिभाषित किया है। कॉलेज ने लिखा है कि मेरे विचार से कल्पना या तो मुख्य होती है या गौड़। कल्पना या तो मुख्य होती है या गौड़। मुख्य कल्पना एक जीवंत शक्ति है और यह मानव के संपूर्ण इंद्रिय बोध का प्रमुख साधन है। यह सीमित मन में असीमित सत्ता की आवृत्ति है। गौड़ कल्पना को मैं इसी मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि मानता हूँ। इसका अस्तित्व सचेतन इच्छा शक्ति इसके साथ है। इन दोनों में भेद मात्र और कार्य पद्धति का है, साधन के प्रकार का नहीं। यह पुनः सृजन के उद्देश्य से यानी मुख्य कल्पना की दुनिया का विलयन करती रहती है, उसे गलाती पिघलाती रहती है, अथवा जहाँ एक प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती वहाँ भी हर हालत में यह आदर्शीकरण और एकीकरण के लिए संघर्ष करती है। यह अनिवार्य रूप से जीवंत होती है, जबकि सभी वस्तुएं यानी कि वस्तु रूप में अनिवार्यतः स्थिर और निर्जीव होती है। इसके विपरीत ललित कल्पना के स्थिरता और सुनिश्चितता के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं होते जिनको लेकर वह व्यस्त रहें। ललित कल्पना मुख्यतः देश काल के संबंध से मुक्त स्मृति का ही एक प्रकार है। यह चयन की अनुभवमूलक क्रिया से मिश्रित और संशोधित होती है, किंतु सामान्य स्मृति के साथ ही यह अपनी संपूर्ण सामग्री जो पहले से बनाई होती है बार बार साहचर्य नियम के द्वारा ग्रहण करती है। ठीक है, उपर्युक्त परिभाषा के पहले अनुच्छेद में कॉलेज ने कल्पना के दो भेद बताए। इन दोनों भेदों को स्वरूप तथा भेदों के स्वरूप तथा कार्यों का निर्देश किया है, अर्थात बताया है कि कल्पना है क्या और वह करती क्या है। दूसरे अनुच्छेद में ललित कल्पना का निरूपण है। कॉलेज के अनुसार कल्पना के दो भेद प्रमुख और गौड़।
प्रमुख कल्पना हमारे संपूर्ण इंद्रिय ज्ञान का आधार है। प्रमुख कल्पना के सहयोग के बिना हमें इंद्रियों से जो कुछ प्राप्त होगा वह एकदम अव्यवस्थित, खंडित, गड्ढमड्ढ होगा। इंद्रियों के साथ प्रमुख कल्पना का सन्निकर्ष होने पर ही हमें दृश्य जगत का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। मुख्य कल्पना की दूसरी विशेषता है जीवंतता। यह एक जीवंत शक्ति है। जीवंत से कार्य का आशय है सक्रिय यानी एक्टिव, और जैविक यानी कि ऑर्गेनिक, निष्क्रिय पॉजिटिव, यांत्रिक मैकेनिकल। नहीं, मूक मतलब सक्रिय, जीवंत से कार्य का आशय है सक्रिय, जैविक, निष्क्रिय, यांत्रिक नहीं। मुख्य प्रमुख कल्पना के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका रूप विधान जैविक होता है, यांत्रिक नहीं। यांत्रिक और जैविक में अंतर स्पष्ट करते हुए कॉलेज ने लिखा है, हम ब्रह्मवश यांत्रिक व्यवस्था को ही जैविक रूप यानी ऑर्गेनिक फॉर्म समझ बैठते हैं। जब हम किसी दी हुई सामग्री पर पूर्व निर्धारित रूप आरोपित करना चाहते हैं तो वह यांत्रिक रूप कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि सामग्री के मूल गुणों से इसका उदय हो। इसके विपरीत जैव और आवयविक रूप नैसर्गिक होता है। जैसे जैसे इसका विकास होता है वैसे वैसे यह अंदर अपना आकार ग्रहण करता जाता है और इसके विकास की पूर्णता बाहरी रूप की पूर्णता का पर्याय होगी। जैसा जीवन है वैसा ही रूप है। मुख्य कल्पना इंद्रियों से प्राप्त सामग्री में जीवंतता का संचार करती है और उसे जैविक अनुवृत्ति में ढालती है। इंद्रिय ज्ञान का आधार होने की वजह से मुख्य कल्पना का संबंध सभी चिंतनशील प्राणियों से है। चूंकि इसका संबंध मानव मात्र से है, अर्थात इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक और आधारभूत है, अतः इसे मुख्य कल्पना कहना उचित ही है। इसके अतिरिक्त प्रमुख कल्पना सीमित मन में असीमित सत्ता की आवृत्ति है। सीमित मन में असीमित सत्ता की आवृत्ति है। इस कथन से कॉलेज का यह कहना चाहते हैं कि प्रमुख कल्पना इस संसार में ईश्वर की प्रतिनिधि है। कार्य ईश्वर मानव मन और कल्पना को एक ही स्तर पर रखते हैं, अतः जो विशेषताएं ईश्वर में है वे मानव मन और कल्पना में भी दिखाई देंगी। बल्कि कल्पना को तो वे ईश्वर का अत्यंत विराट प्रतिरूप मानते थे। जैसे ईश्वर संसार में सर्वत्र व्याप्त रहता है किंतु कहीं दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार शेक्सपियर जैसे महान रचनाकार अपनी रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी आरक्षित रहते हैं। अपने निजी व्यक्तित्व को कहीं आरोपित नहीं करते। गौड़ कल्पना यानी विधायक कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि शब्द से ही संकेत मिलता है कि मुख्य कल्पना का पूर्व अस्तित्व गौड़ या विधायक कल्पना के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है। कॉलेज इन दोनों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं मानते। दोनों में जो अंतर है वह मात्र और कार्य पद्धति का है, प्रकार का नहीं। विधायक कल्पना के लिए संवेदनशीलता अधिक चाहिए, आवयविक इकाई में ढालने की योग्यता अधिक चाहिए। दोनों की कार्य पद्धति में अंतर यह है कि प्रमुख कल्पना जहाँ केवल निर्माण करती है वहाँ गौड़ कल्पना नाश या निर्माण दोनों। यह अंतर आगे के विवेचन से और स्पष्ट होगा। कल्पना के बारे में कॉलेज के उपयुक्त विचारों में दार्शनिकता का पुट है। मुख्य कल्पना सीमित मन में असीमित सत्ता की आवृत्ति और गौड़ या विधायक कल्पना उस आवृत्ति की प्रतिध्वनि। इससे हमें अद्वैतवादियों के ब्रह्म और आत्मा का स्मरण हो आता है। कांट, सेलिंग जैसे भाववादी दार्शनिकों का प्रभाव यहाँ प्रत्यक्ष है। वस्तुतः कॉलेज की प्रतिभा का निदर्शन कल्पना के स्वरूप विवेचन में उतना नहीं दिखाई देता जितना विधायक यानी गौड़ कल्पना की कार्यविधि को निरूपित करने में। अर्थात काव्य सर्जना के दौरान यह कैसे क्रियाशील होती है, सूचनावादी कवि के रूप में स्वानुभव से भी उन्हें इसके विश्लेषण में मदद मिली होगी। प्रमुख कल्पना का संबंध जहाँ मुख्य मनुष्य मात्र से है वहाँ गौड़ या क्रिया विधायक कल्पना कवि कलाकार या का विशेष वरदान है। ये प्रमुख कल्पना की तुलना में सूक्ष्मता और गहराई होने के बावजूद इसका आधार फलक अपेक्षाकृत सीमित होता है। इसका सीधा संबंध कवि रचनाकारों से है, व्यापक जन समुदाय से नहीं।
शायद इसीलिए कार्लिज ने इसे गौड़ कल्पना की संज्ञा दी। विधायक कल्पना पुनः सृजन के उद्देश्य से संपूर्ण सामग्री का विलयन करती रहती है, जो उससे जो गलाती पिघलाती रहती है। नाश और निर्माण पुनः सृजन दोनों करती है गौड़ कल्पना। नाश पुनः सृजन के उद्देश्य से प्रेरित होता है। किसका नाश? स्पष्ट ही प्रमुख कल्पना से प्राप्त सामग्री का। गौड़ कल्पना नाश भी करती है और निर्माण भी। कविता की दुनिया की रचना के लिए वह मुख्य कल्पना की दुनिया का नाश करती है। नाश और निर्माण की इस द्वंद्वात्मक क्रिया में कार्लिज ने नाश का पर पर्याप्त बल दिया है। नाश के लिए मिलते जुलते अर्थों की सूचक 3 क्रियाओं का प्रयोग किया है: डिसॉल्व, डिफ्यूज, डिसिपेट। इन तीनों क्रियाओं में डी की आवृत्ति से इसका जो ध्वनि बिंब बनता है वह नाश के अर्थ को पुष्ट करता है, उसे और गहराता है। नाश की यह क्रिया अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है और शायद अधिक कठिन भी। मुख्य कल्पना की दुनिया का रचनात्मक उपयोग तभी संभव है जब पहले उसे अच्छी तरह तोड़ा जाए। अतः कहना चाहिए कि यह नाश पुनर्निर्माण की अनिवार्य शर्त है। पुनर्सृजन का अर्थ तो स्पष्ट ही है, किंतु रचनाशीलता के संदर्भ में नाश का, विलयन का और गलाने पिघलाने का क्या अर्थ हो सकता है? बराबर अध्ययन, चिंतन, मनन से प्रमुख कल्पना की इस दुनिया को तोड़ा जा सकता है। शेक्सपियर की रचना पद्धति का विश्लेषण करते समय उन्होंने उक्त धारणा का व्यावहारिक उपयोग भी किया। शेक्सपियर की रचना पद्धति क्या थी? क्या वह किसी प्रेतात्मा से आविष्ट थे? वे यह प्रश्न पूछते हैं और फिर उसका उत्तर भी देते हैं। शेक्सपियर ने पहले धैर्य से अध्ययन किया, गहराई से चिंतन मनन किया, रेसे रेसे को समझा। जब तक कि ज्ञान उनके व्यक्तित्व का सहज अंग नहीं बन गया, व्यक्तित्व का सहज अंग बन जाने पर ही ज्ञान को रचनात्मक रूप दिया जा सकता है। विधायक कल्पना का सबसे प्रमुख कार्य यही है। जहाँ यह प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है वहाँ वह आदर्शीकरण या एकीकरण के लिए संघर्ष करती है, विविधता में एकता या एक सूत्रता लाने का प्रयास करती है। इस प्रकार असंबद्ध चीज़ों में संबद्धता की तलाश, बिखरी हुई चीज़ों में अनुमति की खोज, यह भी कल्पना का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार विधायक कल्पना बाह्य जगत से प्राप्त इंद्रिय संवेदनाओं और अनुभवों को गला पिघला कर नया आकार देती है, जिसमें उनमें नए परिचय की दीप्ति आ जाती है। मुख्य कल्पना की तरह वह यह कार्य अनजाने ही नहीं करती, वरन इच्छा और ज्ञान से परिचालित होती है। इस प्रकार दृश्य जगत की सामान्य और असंबद्ध वस्तुएं विधायक कल्पना से विशिष्ट और रमणीय बन जाती हैं, साथ ही वे परस्पर संबद्ध दिखाई देने लगती हैं। विधायक कल्पना की यह शक्ति विरुद्धों के सामंजस्य में व्यक्त होती है। कल्पना की संश्लेषणात्मक और जादुई शक्ति का निदर्शन करते हुए कार्लिज ने लिखा है। कार्लिज का कहना है कि यह शक्ति विरोधी या विसंवादी तत्वों के संतुलन या सामंजस्य में व्यक्त होती है, जैसे साम्य का वैषम्य के साथ, सामान्य का विशेष के साथ, प्रत्यय का बिंब के साथ और वैयक्तिक का प्रतिनिधिक के साथ, नवीनता और ताजगी की चेतना का पुराने परिचित पदार्थों के साथ, भावावेश का सामान्य से अधिक संयम के साथ, चीर जागृत विवेक और मनस्विता का उत्कट उमंग और गहन भावानुभूति के साथ, यह प्राकृत और कृत्रिम तत्वों के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करते समय यह कला को, प्रकृति के रूप को, वस्तु के और कवि के प्रति हमारे आदर भाव को, काव्य के प्रति हमारी सहानुभूति के अधीन रखती है। ठीक है। विलियम के बिमसेट और क्लिंथ ब्रुक्स ने इन विरोधी युग्मों को तालिकाबद्ध करके रखा है, जिससे समझने में आसानी हो सकती है। कल्पना निम्नलिखित विरोधी तत्वों यानी क ख के बीच सामंजस्य यानी संतुलन या संगति स्थापित करती है। देखिए, विलियम के बिमसेट और
क्लिंट ब्रुक्स ने क ख करके यानी कि 2 सारणियाँ बनाए हैं। साम्य का संबंध जो है सामंजस्य है वैषम्य से, सामान्य का विशेष से, प्रत्यय का बिंब, प्रतिनिधिक का वैयक्तिक, परिचय का नवीनता, संयम का भावावेश, विवेक का उमंग, कृत्रिम का प्राकृतिक। ठीक है, आर्टिफिशियल का नेचुरल से। कल्पना नीचे दिए गए क ख की तुलना में क वर्ग को गौण मानती है, यानी कि कला, रूप, शैली, कवि के प्रति हमारा आदर भाव, इसको जो है ख वर्ग की तुलना में यानी कि प्रकृति, वस्तु और कविता के प्रति हमारी सहानुभूति की तुलना में गौण मानती है। कालरीज के उद्धरण में विरोधी तत्वों के जो युग्म गिनाए गए हैं वे उपलक्षण मात्र हैं। ऐसे युग्म और भी हो सकते हैं। कालरीज ने यहाँ विधायक कल्पना को जो भूमिका प्रदान की वह साहित्य तक सीमित नहीं है, वरन कला मात्र पर लागू होती है। विभिन्न विरोधी तत्वों में सामंजस्य स्थापित करते समय कल्पना कला को प्रकृति के, रूप को वस्तु के और कवि के प्रति हमारे आदर भाव को कविता के प्रति हमारी सहानुभूति के अधीन रखती है। दूसरे शब्दों में कला की तुलना में प्रकृति का, रूप की तुलना में वस्तु का और कवि की तुलना में काव्य का महत्व कहीं ज़्यादा है। प्रकृति और कला में सामंजस्य करते समय कवि प्रकृति की तुलना में कला को गौण स्थान देता है। यहाँ कला से आशय है पद्धति, रीति और तकनीकी। ठीक है, पद्धति, रीति या तकनीकी। कवि की अपेक्षा कविता को अधिक महत्व देना आधुनिक आलोचना दृष्टि के अनुकूल है। ठीक है, कालरीज से पहले ललित कल्पना यानी फैंसी और कल्पना यानी इमेजिनेशन में कोई अंतर नहीं था। वे या तो परस्पर पर्याय थे या फिर एक ही शक्ति के निम्न या उच्च स्तर। कालरीज ने इनमें गुणात्मक अंतर माना। मन की जो शक्ति बिंब विधान में सक्रिय रहती है और जो निश्चित तथा यांत्रिक है उसे उन्होंने ललित कल्पना कहा और मानव मन के सृजनात्मक पक्ष को कल्पना नाम दिया। कल्पना और ललित कल्पना जिस सामग्री को आधार रूप में ग्रहण करती है उसकी प्रकृति एक जैसे यानी स्थिर और निर्जीव होती है। ठीक है, किंतु जहाँ कल्पना जिन पदार्थों का स्पर्श करती है उसमें जीवंतता का संचार कर देती है, वहाँ ललित कल्पना उनका यांत्रिक रूप में संयोजन भर करती है। कालरीज के अनुसार ललित कल्पना स्मृति का ही एक रूप है। ललित कल्पना ऐसी स्मृति है जो देश काल के बंधन से मुक्त हो। कल्पना और ललित कल्पना दोनों में स्मृति की भूमिका रहती है। इस आधार पर कुछ आलोचकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन दोनों शक्तियों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, वे एक ही शक्ति के उच्च और निम्न स्तर हैं। कल्पना और ललित कल्पना दोनों को ही आधार सामग्री स्मृति से मिलती है, किंतु दोनों के परिणाम में अंतर है। कल्पना जहाँ उस सामग्री का कायाकल्प कर देती है, उसमें गुणात्मक अंतर ला देती है, वहाँ ललित कल्पना उनका संयोजन भर करती है। कालरीज के शब्दों में यह अपनी संपूर्ण सामग्री जो पहले से बनी बनाई होती है बराबर साहचर्य निगमन द्वारा ग्रहण करती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ललित कल्पना का स्वरूप निर्देश करते समय कालरीज के दिमाग में नव्य शास्त्रवादी काव्य है, जबकि कल्पना का विवेचन करते समय उनके मन में समसामयिक स्वच्छंदतावादी काव्य का बिंब रहता है। इस विवेचन के बाद मुख्य कल्पना और गर्भ कल्पना का अंतर समझना कठिन नहीं होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि इनमें भेद मात्र और कार्य पद्धति का है, उनमें गुणात्मक अंतर नहीं है। मुख्य कल्पना का स्थान पहले है, गौण कल्पना का बाद में, क्योंकि यह मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक होती है, जबकि गौण कल्पना जो है चेतन और ऐच्छिक होती है। ठीक है,
मुख्य कल्पना मानव मात्र में पाई जाती है, जबकि गौण कल्पना या विधायक कल्पना जो है कवि का विशेष वरदान है। मुख्य कल्पना केवल निर्माण करती है, जबकि गौण कल्पना नाश और निर्माण दोनों करती है। कल्पना का और ललित कल्पना में तो गुणात्मक अंतर है। कॉलरिज ने ललित कल्पना को देश काल के बंधन से मुक्त स्मृति का एक प्रकार माना है। ललित कल्पना प्रत्यक्ष बोध और स्मृति के से उच्च स्तर है, लेकिन कल्पना से निम्न स्तर यह स्थिर वस्तुओं का संयोजन मात्र करती है, किंतु कल्पना एक सृजनात्मक और रूपायन करने वाली शक्ति है, जो अनेक का एक में तथा एक का अनेक में साक्षात्कार करती है। कॉलेज के शब्दों में बुद्धि काव्यात्मा का शरीर है। बुद्धि जो है काव्यात्मा का शरीर है, ललित कल्पना उसका प्रसाधन है, किंतु विधायक कल्पना यानी गौण कल्पना उसकी आत्मा है, जो सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी प्रत्येक अंग को अनुप्राणित करती है। ठीक है, प्रतिभा यानी जीनियस और प्रज्ञा टैलेंट में भी कॉलरिज ने अंतर माना है। प्रतिभा जन्मजात होती है, जबकि प्रज्ञा अर्जित। प्रतिभा कल्पना के समान, जबकि प्रज्ञा ललित कल्पना के। प्रतिभा में सृजनशीलता है, नवनिर्माण की क्षमता है, जबकि प्रज्ञा वस्तुओं का संयोजन अर्थात उनमें एक साथ प्रस्तुत करती है। प्रतिभा आत्मनिर्भर या मौलिक होती है, जबकि प्रज्ञा पराश्रित। आलोचना के क्षेत्र में कॉलरिज के योगदान को लेकर आलोचक एक मत नहीं है। रेने वेलेक ने काफ़ी साक्ष्य जुटाकर यह स्थापित करने की कोशिश की है कि जिन दार्शनिक सिद्धांतों पर उनकी कॉलरिज की आलोचनात्मक मान्यताएं आधारित हैं, उनमें मौलिक शायद ही कहीं हो। अधिक से अधिक उन्होंने जर्मनी और इंग्लैंड के बीच एक माध्यम का काम किया, जो एकात्मक या आलोचनात्मक कृति यानी बायोग्राफिया लिटरेरिया उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई, उसे जीवनी परक रेखा चित्र कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। उनकी टिप्पणियों में अनेकानेक भ्रांतियां भरी पड़ी हैं, जैसे कि सामान्य टिप्पणियों में देखने में आती हैं। कॉलरिज की दार्शनिक उत्पत्तियों में किसी दार्शनिक की शायद ही कोई दिलचस्पी हो, और चूंकि उनकी आलोचना का मूल स्वर दार्शनिकता के लिए हुए है, अतः आलोचक उस पर उतना ध्यान क्यों दें। बैतूल अर्नाल्ड की तुलना में वे कहीं ज़्यादा प्रतिभा संपन्न थे, फिर भी अर्नाल्ड की श्रेष्ठ कृतियों का आलोचना साहित्य में जो स्थान है, उनकी रचनाओं को शायद ही उसका आधिकारिक माना जाए। इस प्रकार कॉलरिज के आलोचनात्मक योगदान के बारे में आलोचक एक मत नहीं है। इसके बावजूद उनके लेखन के महत्व को लेकर किसी के मन में कोई आशंका नहीं है। कॉलरिज के दार्शनिक विचारों का स्रोत चाहे जो हो, उनकी आलोचना के मूल जो प्रतिमान अंग्रेजी काव्य परंपरा से ही अनुप्राणित थे। स्वयं कल्पना सिद्धांत का मूल स्वरूप समसामयिक रचनाशीलता के आधार पर वर्ड्सवर्थ की एक कविता सुनकर स्पष्ट हुआ था। उन्होंने यदि कोई प्रभाव ग्रहण भी किया हो तो अपनी शर्तों पर, फिर उनकी संवेदनाओं से समन्वित होकर उन विचारों में भी एक विलक्षणता आ गई। मेरे दार्शनिक विचार मेरी संवेदनाओं से समन्वित हैं और या उनसे निकले हैं, और इससे मेरी लेखन शैली में भी एक विलक्षणता आ जाती है, ऐसा कॉलरिज कहते हैं। कॉलरिज ने अंग्रेजी आलोचना को दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया। सृजन और प्रक्रिया को केंद्र में रखकर विभिन्न आलोचनात्मक प्रश्नों पर गहराई से विचार करने वाले वे पहले समीक्षक हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा और नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा कहा गया है। यानी कि भट्टतौत कहते हैं नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, वहीं पर अंतःकरण की प्रवृत्ति कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कॉलरिज के कल्पना संबंधित विचारों को पढ़ते समय भारतीय काव्य शास्त्र के प्रतिभा संबंधित विचारों की याद ताज़ा हो जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण जो उपयोगी पुस्तकें हैं उनके बारे में देखिए। देवेंद्र नाथ शर्मा की जो पुस्तक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, नेशनल पब्लिक हाउस से जो पब्लिशिंग है। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र और सावित्री सिन्हा के संपादन में पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा।
और गोरे वेस्टर्न का द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अभ्यास प्रश्न कुछ देख लीजिए, महत्वपूर्ण जो अभ्यास प्रश्न है परीक्षा उपयोगी। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा विषयक मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा की विशेषताओं पर का निरूपण कीजिए। कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है। नव अभिजात्यवाद यानी अभिजात्यवादी स्वतंत्रतावाद के साम्य वैषम्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है, अभिजात्यवाद और स्वतंत्रतावाद के साम्य वैषम्य पर प्रकाश डालिए, तो ये आपको वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों लेक्चरों को यानी दोनों रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए आपको इसका उत्तर देना होगा, ठीक है। क्योंकि वर्ड्सवर्थ का लगभग 2 घंटे का रिकॉर्डिंग है, 2 घंटे समथिंग कुछ मिनट। तो प्यारे साथियों, मैं यहीं पर इस रिकॉर्डिंग को समाप्त करता हूं। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आत्मिक आभार। मैं पुनः आप सभी से साहित्यिक सहृदय सभी निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मैंने की है, तो इस रिकॉर्डिंग को आप उन्हें अवश्य साझा करें। हार्दिक आभार, धन्यवाद।